नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। मेरे हाथ में एक सिक्का है और आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात के दो पहलू होते हैं। आपने सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो के माध्यम से आपने खबरें ज़रूर सुनी होगी कि अब लोगों का अस्पताल पे भरोसा कम हो रहा है। किस वजह से हो रहा है ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि अटेंडेंट को पेशेंट से मिलने नहीं दे रहे हैं, पेशेंट का ख्याल नहीं रखा जाता अच्छे से, ऑक्सीजन की कमी, लोगों की मृत्यु हो जा रही है ऑक्सीजन की कमी से। तो ऐसे जो अस्पताल में लोगों का भरोसा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन ये तो बात हुई सिक्के की एक पहलू की। सिक्के की दूसरे पहलू की बात क्या है? दूसरे पहलू की बात ये है कि हर अस्पताल की कहानी ऐसी नहीं है, हर जगह की दूसरी कहानी होती है। तो ऐसे ही आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद नेहरू नगर के गणेश अस्पताल में। यहाँ पर आज हम गणेश अस्पताल के सीईओ डॉक्टर प्रतीक शर्मा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हाल है, रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्या हाल है। जो एलिगेशंस लगे गणेश अस्पताल पे कि यहाँ पे बेड्स अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी जो पेशेंट को जो है यहाँ भर्ती नहीं किया जा रहा है, उस एलिगेशन के ऊपर भी बात करेंगे। जो अखबारों में खबर छपी थी कि यहाँ पे छापा पड़ा था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज जो सिक्के का जो दूसरा पहलू है उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो खबरें आपको मिल रही हैं सोशल मीडिया के पोस्ट के द्वारा या अखबारों के द्वारा, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सच्चाई हो। सच्चाई का पता तभी चलता है जब आप ग्राउंड रियलिटी को चेक करें, जब आप किसी अस्पताल में जाएं और वहाँ पे क्या हाल है उसको चेक करें। हालांकि मैं मरीज़ों को तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली एक कोविड अस्पताल है, तो हमें भी अपना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, हम आज चल के अभी डॉक्टर प्रतीक शर्मा से चल के बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है अस्पताल में, क्या एलिगेशंस थी, उसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई थी। उसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन भरपूर पहुंच रहा है अस्पताल को कि नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंच रहे हैं अस्पताल को कि नहीं। सारे सवाल उन पे क्या बीत रही है, जो यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ है उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके मेंटल हेल्थ का क्या हाल है, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और उनका चल के इंटरव्यू करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गणेश अस्पताल के सीईओ डॉक्टर प्रतीक शर्मा। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो तमाम सवाल जो हमने आपको नीचे बताएं कि आज हम करने वाले हैं अस्पताल के सीईओ से। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला सवाल और सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो फेसबुक पोस्ट पे जो नया बवाल देखने को मिला सर, कि ये कहा जा रहा है कि आपके पास बेड्स अवेलेबल हैं लेकिन आपको दिया नहीं जा रहा, और फिर छापे मारे गए। बीजेपी बंसल जो बीजेपी के, हाँ, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे। क्या था सर ये पूरा मुद्दा, समझाइए सर। बेसिकली क्या है कि ये हमने 3-4 दिन पहले एक पोस्ट देखा फेसबुक पे। यस सर। मेरे पास एक्चुअली कुछ फ़ोन आए मेरे पास कुछ Yes, sir. लोगों के कि भाई आपके पास जो है बेड्स की अवेलेबिलिटी है लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। हाँ। तो मैंने फेसबुक पे चेक किया कि भाई किसका पोस्ट आया है, तो लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे बताया कि इस तरीके से एक पोस्ट आया है। तो मैंने चेक किया, जब मैंने देखा तो ये सरासर गलत और फेक पोस्ट था एकदम जी। तो हमने फिर सोचा कि इसमें क्या किया जाए। तो हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया इसमें कि ये कौन है, कैसे हैं, किस तरीके से इन लोगों ने जो है इस तरीके से फेक पोस्ट ये क्यों वायरल किया जा रहा है। फॉर्चुनेटली कुछ एक कनेक्शन निकला, हमारी बात हो पाई उनसे। तो बेसिकली बस वही वाली बात है कि ये कम्प्लीटली फेक पोस्ट था, ओके। पॉलिटिसाइज पोस्ट था कि ये जो कोई पूजा बंसल जी हैं मेरठ की, कोई कुछ है बीजेपी से रिलेटेड, उन्होंने अपनी छोटी पॉलिटिक्स की वजह से जो है पोस्ट किया था कि अपनी वाहवाही उनको मिल जाए थोड़ी सी जी। कि उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया था कि भाई जैसे उन्होंने छापा पड़वाया है और उसके बाद जो है अच्छा, ये हॉस्पिटल पर एक्शन हुआ है, जबकि अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था, कंप्लीटली फेक पोस्ट था। जी। उसके बाद उनके हस्बैंड का फोन आया मेरे पास, उन्होंने बकायदा अपॉलॉजी दी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है फोन में बकायदा। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्ते भैया, सचिन बंसल बोल रहा हूँ भैया। बताएं। अभी पूजा जी ने नंबर दिया था आपका। पूजा जी कौन? पूजा बंसल। हाँ जी, बताएं। उन्होंने बोला है कि आपसे बात करनी है। वो तो एक्चुअल में हमारे पिताजी बीमार हैं तो सब लोग मैच में हैं, तो कोई बात पोस्ट कराइए। मेरे आईडी से नहीं, पूजा जी की आईडी से कोई पोस्ट ऐसी डली है ना, गलत पोस्ट। हाँ जी।
हॉस्पिटल के अच्छा, रिगार्डिंग हाँ भैया। हाँ हाँ, तो पूजा बंसल जी से बात कराइए मेरी, मैं तो चाह रहा हूँ उनसे बात करना। भैया पूजा बंसल जी के पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है मैक्स में। वो 3 दिन से मैक्स हॉस्पिटल में ही है। जो उनको तो मैक्स खुद का हॉस्पिटल भी में पूजा बंसल जी के पिताजी एडमिट है, तो पूजा बंसल जी को पोस्ट डालने के लिए तो उनकी अवेलेबिलिटी है, लेकिन फोन पे बात करने के लिए उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। भैया पोस्ट पूजा बंसल डालती ही नहीं है। कौन डालता है? पोस्ट के लिए तो भैया 2-3 जो मीडिया वाले बच्चे हैं उनको छोड़ा हुआ था। पूजा बंसल को तो खुद होश ही नहीं है भैया। भैया मैं उनका पतिदेव बोल रहा हूँ भैया, सचिन बंसल। अच्छा सचिन जी, आप उनके पति से बोल रहे हैं? हाँ भैया, मुझे तो अभी पता लगा एकदम, मैंने हाथ के बाद फोन सचिन जी करा। मुझे एक बात बताएं, आप इस तरीके से मतलब आप जो है पैनिक पहले ही चल रहा है और इस तरीके से आपकी तरफ से इधर बड़े पैनिक बड़े सिचुएशन भाई क्रिएट बड़े होगी भाई ना। एक बात मैं बोलूं आपसे। बड़े भाई हम भी व्यापारी आदमी हैं और कभी जीवन में आज तक, हमें इतने साल हो गए भैया, जीवन में आज तक कभी इस तरह की कोई मिस्टेक, इस तरह की गलती कोई नहीं हुई है। 3 से 4 दिन से हम लोग, आप हमारा पास भी देखोगे ना तो डेली बॉर्डर का पास बना हुआ है भैया। इतना होश ही नहीं है भैया कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं तो कम ये से तो कम मैं, आप अपने और बच्चों को उधर समझाइए क्या ना है। कि अगर देखिए हाँ, मैं और उधर क्या है, मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब मैं हॉस्पिटल। समझ रहा हूँ परेशानी सबके साथ चल रही है, हम अस्पताल चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कल मेरे मामा जी गुजर गए तो क्या करूँ मैं समझ नहीं रहा हूँ बिल्कुल, बहुत परेशानी बुरा हाल सबके है। साथ चल रही है। बिल्कुल मैं बस ये बिल्कुल सही कहना बात है। चाहता हूँ कि जो है देखिए ऐसा है, मैं भी अस्पताल चला रहा हूँ यहाँ पर शहर में, ऐसा नहीं है कि हम भी समझते हैं मीडिया प्रभारी होते हैं, लोग होते हैं देखने वाले, लेकिन मेरा जी। ऐसा मानना है कि कम से कम कुछ कंट्रोल होना चाहिए इस नहीं तरीके की। बिल्कुल, सुनिए बहुत मेरी कंट्रोल बात, होना देखिए चाहिए इस तरीके बिल्कुल। से क्या अब पता है हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ, इसको लेकर के ना गाजियाबाद शहर में हाहाकार मच गया है, जो आपने ये फेक डाला, जो न्यूज जो डली है आपके पोस्ट अच्छा। पे। मेरे पास कल से फोन आ रहे हैं जाने किस किस के। अब पता है होता क्या भाई साहब, हमारा काम होता है विश्वास का। अब विश्वास करे भगवान, देखिए मैं आपकी सेवा में भी खड़ा हूँ भाई साहब, कल को जी, भगवान ना बिल्कुल। करे आपको जरूरत पड़े ना, आप मेरे को फोन करोगे ना कि भाई साहब मेरे को जरूरत है, तो देखिए मेरा आपका एक विश्वास है, मैं कहूंगा कि भाई साहब आ जाओ, चलो मैं करता हूँ। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। ये तो लेकिन बिल्कुल हुआ क्या सच्चाई है कि भाई इस साहब। पोस्ट की वजह से मेरा कितना विश्वास खराब हुआ है शहर के अंदर, जो मैंने इतने सालों में कमाया था। बिल्कुल भाई साहब, ये बात तो भाई साहब आपकी तो ये बिल्कुल बात सही जो है, आप इसमें फिर एक काम करिए, आप मैं जो देखिए ऐसा है, मेरे को भी कोई जी। देखिए मैं भी व्यापारी है, मैं तो व्यापारी तो खैर हम नहीं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो अस्पताल चलाते हैं, डॉक्टर हैं बिल्कुल। है ना। कौन हम से व्यापारी, हॉस्पिटल भैया अपना? गणेश हॉस्पिटल। गणेश जी गाजियाबाद में है? जी गणेश हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ नहीं तो गणेश हॉस्पिटल का नाम लिख के पोस्ट डाली गई है क्या? जी हाँ। ओ माय गॉड। नहीं तो भाई साहब एक बात बताइए, मैं क्यों करूंगा, मुझे बताइए, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे नहीं, बुरा नहीं लगा, भाई। मैंने कहा ना मेरे तो थैंकलेस जॉब है साला, हम खून पसीना एक कर रहे हैं, 25-30 दिनों से सोए नहीं हो, ऐसी बातें मैं होती पता हैं। है, आप लोग बिल्कुल आप जनप्रतिनिधि सही हैं, हैं। आप लोग की पोस्ट भैया अगर इस तरीके से आएगी तो भैया जनप्रतिनिधियों का जनता फिर के कैसे लिए, विश्वास भैया करेंगे हम जनता लोग? के लिए समझो कि मैं खुद जा जाके सब लोगों को भैया ऑक्सीजन दिलवा रहा हूँ भैया, डीएम से बोल बोल के। ऐसी पोस्ट मेरे यहाँ से हुई तो भैया बहुत गलत है। उसके लिए आप बोलो तो मैं रिटर्न में माफी मांगने को तैयार हूँ भैया। गलती क्योंकि मेरी पोस्ट से डली है तो भैया गलती मेरी है। मैं इतना कह रहा हूँ आपसे, आप जो है पोस्ट को डिलीट कराइए पहले तो। भैया वो तो मैंने हाथ का अभी देख के सब कुछ डिलीट कर दिया, बस ठीक मैंने है। खुद उसका पासवर्ड से खोला, आप चेक करो, मैंने खुद सब कुछ डिलीट करा और दिया। मुझे एक रिटर्न में अपॉलॉजी चाहिए पोस्ट पे भी। हाँ भैया बिल्कुल, मैं भैया डलवा देता हूँ, है ना। प्लीज इसको आप डलवाइए। बिल्कुल, और मैं कभी खुद अपने मेरा पास नंबर से- सेव कर लीजिए, कभी आपको जरूरत पड़े तो हम आपकी सेवा के लिए खड़े हैं भाई साहब। चलो ठीक है, डॉक्टर, आप मुझे प्लीज बहुत सॉरी, मैं एक अपॉलॉजी डाल देता हूँ, गणेश हॉस्पिटल अपॉलॉजी के नाम डाल से। देता हूँ। बिल्कुल भैया, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके भैया जी तो उन्होंने बोला कि भाई उनसे गलती हुई है और जो है इस तरीके से उन्हें नहीं करना चाहिए। जी। मैंने उनको भी समझाया, मैंने कहा जी देखिए पहले ही इतना पैनिक क्रिएटेड है और इस तरीके की छोटी राजनीति करके आप जी। पैनिक को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, हमारे ऊपर पेशेंट एडमिशन का प्रेशर है, हमारे ऊपर पेशेंट ट्रीटमेंट का प्रेशर है, हमारे ऊपर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी का प्रेशर है। जी। अब ये फर्दर इस तरीके के पॉलिटिसाइज प्रेशर अगर आएंगे तो हमारा फोकस डाइवर्ट होगा पेशेंट से हट करके और इन सब चीज़ों पे, जी। जो कि नहीं होना चाहिए। जी। तो बेसिकली बस फिर उनसे बात हुई, ही अपोलोजाइज। और देखिए मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी हूँ, तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, बंदा अपोलोजाइज कर रहा है तो देन इट्स ओके फाइन, चलो ठीक है, हमें तो अपना काम करना है जी, हमें तो अपने पेशेंट्स देखना है, हमें तो जी। पेशेंट्स का इलाज करना है। जी। इन सब चीज़ों को पढ़ के, इन सब चीज़ों को स्ट्रेच करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जी। माई फोकस इज माई पेशेंट्स, जी। दैट्स इट। ओके सर, एक और खबर छपी थी अखबार में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में कि उसके लिए भी छापा पड़ा, इसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है सर? उसके बाद क्या हुआ सर? मैं बताता हूँ, बेसिकली ये छापा नहीं कहेंगे, इसको इंस्पेक्शन था। ओके। तो इंस्पेक्शन हुआ था हमारे हॉस्पिटल में रात को। एक्चुअली हुआ क्या था कि रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी हमारे पास हो नहीं पा रही थी। ओके। तो कुछ पेशेंट्स को जो है हमने कहा कि भाई रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा आप हमारी हेल्प करिए कि इसकी अवेलेबिलिटी हमको हो जाए। जी। तो इसको लेकर के एक छोटा सा इंस्पेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल में किया गया। उस इंस्पेक्शन में के बाद जब देखा गया कि भाई हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं पाई गई है, जी। हमारे पास रेमडेसिविर का सही में स्टॉक नहीं था, जी।
फॉर्चुनेटली हमें नेक्स्ट डे रेमडेसिविर का स्टॉक मिल गया। जी। तो उसके बाद से वो एक्चुअली 2-3 दिन का ही बीच में गैप आया था जिसमें शॉर्टेज हुई थी, जिससे और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट ट्रीटमेंट में फर्क पड़ा नहीं था। फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे स्टेबल पेशेंट्स थे कि रेमडेसिविर का जब 2-3 दिन का गैप आया तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट वर्कआउट कर लिया। जी। और बेसिकली बस यही है कि इसमें शायद हमारे साथ एक और 1-2 हॉस्पिटल्स में और छापा पड़ा था ओके। और वहाँ शायद थोड़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी। ओके। तो बेसिकली हुआ क्या कि वो खबर इतनी डाइल्यूट हो गई कि उसमें बस ये हुआ कि भाई उन हॉस्पिटल के साथ हमारा नाम भी आ गया और उनकी गड़बड़ियों का ठीकरा हमारे ऊपर भी आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सर अभी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस अस्पताल में, गणेश अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या रिपोर्ट है सर? क्या मरीजों को मिल रही है ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन की मेरे पास पूरी अवेलेबिलिटी है। मैं गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने जेन्युइनली बहुत मेहनत करी इसको लेकर के, काफ़ी मीटिंग्स हुई। जी। डीएम साहब खुद भी बीमार हैं और उसके बाद भी वो रिपोर्टिंग ले रहे हैं, मैं इस बात की तारीफ करूँगा उनकी। जी। जो जिनको इनका प्रभार मिला है यहाँ पर नगर आयुक्त साहब, ये सब मिलकर के जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर के गाजियाबाद में अभी तक बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है मेरी नज़र में, मेरे हॉस्पिटल में नहीं आई है। और टचवुड अभी तक ऐसा कोई भी केस मैंने गाजियाबाद में ना देखा है ना सुना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो खराब हो गया। जी। तो गाजियाबाद में ऑक्सीजन की सप्लाई कंफर्टेबल है, मैं भरपूर नहीं कहूँगा। देखिए शॉर्टेज तो सभी जगह इस टाइम सब जगह बुरा हाल चल रहा है। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और खाली हमारे लिए वो चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है। जी। क्योंकि जिस तरीके से कोविड का स्पाइक आया है, वो स्पाइक वी वर एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ सर। इवन द गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड। यस सर। और मैं इसमें किसी की गलती नहीं मानूंगा, ये जो स्पाइक था ये इतना ज्यादा तेज था जी सर कि इसकी प्रिपरेशन करना सीरियसली बहुत इम्पॉसिबल था। जी सर। बट स्टिल मैं तारीफ करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि हम लोगों ने समय रहते चीजों को संभाल लिया। गाजियाबाद में अभी तक ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं आई है। ओके। ठीक है, थोड़ी लड़ाई करनी पड़ रही है लेकिन मैनेजमेंट हो रहा है। ओके सर, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा टॉक ऑफ द टाउन है वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का यहाँ स्टॉक है सर, या कितने लोगों को ज़रूरत है यहाँ पे रेमडेसिविर के, या कितने लोगों को नहीं है? जिनको नहीं भी है वो भी स्टॉक में रख रहे हैं, क्या हो रहा है सर? ये रेमडेसिविर को समझाइए। मैं बता देता हूँ कि देखिए रेमडेसिविर जो है एक एंटीवायरल ड्रग होता है। ओके। जो कोविड में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ स्टडीज ऐसी कहती हैं कि रेमडेसिविर का इतना वो नहीं है इम्पैक्ट जितना होना चाहिए, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे हॉस्पिटल में रेमडेसिविर से पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। ओके। जो ग्राउंड रियलिटी है, स्टडीज क्या कह रही हैं मुझे नहीं पता, WHO क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, सीनियर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे हॉस्पिटल में मैंने देखा है रेमडेसिविर और प्लाज्मा, इन दोनों के इन्फ्यूजन के बाद पेशेंट के ट्रीटमेंट पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है और पेशेंट ठीक होता है। अब आ जाते हैं अवेलेबिलिटी पे। जैसा मैंने अभी ऑक्सीजन के बारे में आपसे कहा था कि रेमडेसिविर में भी प्रॉब्लम यही थी कि रेमडेसिविर की बेसिकली एक्सपायरी 4 से 6 महीने की होती है। यस सर। तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। तो हुआ क्या, जब नवंबर दिसंबर में फर्स्ट वेव खत्म हुई, यस सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत मोटा नुकसान हुआ और काफी सारा रेमडेसिविर वो वेस्ट हो गया, एक्सपायर हो गया। ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि सेकंड वेव में इतना तेज स्पाइक आएगा। जी सर। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कंपनी ने प्रोडक्शन भी कम कर दी उसकी। ये जो स्पाइक आया इतना तेज आया कि कंपनियों को प्रोडक्शन रिवैम्प अप करने में टाइम लग गया। ओके। दूसरा इसका जो इफेक्ट आया वो ये आया कि लोगों ने पैनिक में आकर के यस सर रेमडेसिविर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया घरों में। ओके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है सर। और इसको कंट्रोल करना भी बड़ा इम्पॉसिबल है भाई, पैनिक में कैसे किया जाए। एग्जैक्टली। तो हुआ क्या दरअसल कि रेमडेसिविर की मार्केट में इसलिए शॉर्टेज आ गई ओके। कि पहले तो प्रोडक्शन नहीं हो पाया उस लेवल पे, प्रोडक्शन हुआ तो फिर लोगों ने जो है स्टॉकिंग शुरू कर दी। जब लोगों ने स्टॉकिंग शुरू कर दी तो उससे कालाबाजारी निकल के आई। यस सर। क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग होने लगा। आप समझिए कि जितना सप्लाई डिमांड गैप था उससे ज्यादा की सप्लाई ब्लैक मार्केट में इसलिए थी क्योंकि कई जगहों पर तो नकली रेमडेसिविर पकड़ी गई जी। कि रेमडेसिविर के वायल्स के अंदर जो है हम देखिए हॉस्पिटल के पास जाते नहीं, हमने भी टीवी पे ही देखा है और जो इधर उधर से सुनने को आता है कि रेमडेसिविर के अंदर डायनापार के इंजेक्शंस भरे गए थे। हाँ, उसके बाद ग्लूकोज डाल दे रहे, ऐसी खबरें सामने ग्लूकोज है, डायनापार है कि भाई बुखार की दवाई डाल दी है ना, तो ये सब डाल दिया गया। तो इस वजह से जो है ये सब चीजें रही। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन अब धीरे धीरे रिवैम्प अप हो रहा है। ओके। ब्लैक मार्केटिंग को लेकर के
गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का मुझे नहीं पता, ओके गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए हैं ओके और अवेलेबिलिटी ऑफ रेमडेसिविर उसको इंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है। ओके और हम जैसे जो हमारे जैसे हम बड़े हॉस्पिटल, मैं हूँ, हम और भी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं हम लोग शहर के, जी। हम लोगों का टाई डायरेक्टली कंपनी से करा दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, बीच में से स्टॉकिस्ट ही हटा दिए। अच्छा, मतलब डायरेक्ट अब कंपनी से अब हम आपको क्या मिलेगा। करते हैं, हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते हैं हमको इतना रेमडेसिविर चाहिए, जी और वो इन्फॉर्मेशन जो है अप्रूवल के साथ कंपनी में डायरेक्टली जाती है। कंपनी में हॉस्पिटल का नाम का डायरेक्टली वेंडर कोड खुल गया, जी हम कंपनी को डायरेक्टली जो है पेमेंट ट्रांसफर करके और वहाँ से रेमडेसिविर की आपूर्ति हो जाती है। ओके हम लोगों को लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं भी, मेरे लिए भी है, ये हॉस्पिटल्स के लिए भी है, अननेसेसरी स्टॉकिंग करके फायदा नहीं। मैं सिर्फ 4 दिन का स्टॉक रखता हूँ, ओके क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा 1 महीने का 2 महीने का स्टॉक रख लूंगा तो बेकार में वेस्टेज ही होना है, मुझे पता है उसका। यस सर तो हम क्या करते हैं कि हम लोग 4-5 दिन या 1 हफ्ते का स्टॉक रखते हैं एडवांस में, यस सर और क्योंकि मुझे ही पता है कि कई बार 5-7 दिन का गैप आ जाता है, तो 5-7 दिन का गैप हमको भी चाहिए मैनेज करने के लिए अवेलेबिलिटी। तो अभी तक तो मेरे को रेमडेसिविर को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज आए नहीं है। बीच में 2-3 दिन का गैप आया था जिसमें रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी मुझे नहीं हो पाई थी, जी लेकिन उसके बाद जो है एकदम एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और दे इंश्योर्ड कि गणेश हॉस्पिटल में इसके बाद रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी रहे। जी सर, एक व्यक्तिगत सवाल है ये, आज से पहले ऐसा मंजर किसी ने नहीं देखा होगा। बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगता है आपने भी शायद ऐसा मंजर तो नहीं देखा होगा। हाँ, आप सर्जरी करते होंगे, डेथ्स आपने देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का मंजर आपने नहीं देखा होगा। अभी का जो मंजर है सर, जब आप उसे देख रहे हैं तो बीइंग अ डॉक्टर क्या फील हो रहा है सर? क्या जब आप घर जाते हो तो आराम से बैठ पाते हो, चैन की सांस ले पा रहे हो सर अभी? मेरे घर में ना मेरी 2 बेटियां हैं। ओके बड़ी बेटी मेरी 3 साल की है यस सर और जो छोटी बेटी है वो 3 महीने की है। ओके मुझे शुरुआत में, खैर अभी भी घर जाता हूँ तो बच्चों के पास जाने में डर लगता है। जी सर ये एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है हमारे लिए। जी सर मैं ये बताता हूँ पर्सनली कि डॉक्टर्स की भी पर्सनल लाइफ होती है, बिल्कुल होती है इस बात को बहुत ही कम लोग समझ रहे हैं। जी ठीक है, पेशेंट, देखिए जब किसी के घर में कोई मर रहा होता है, उससे जब हमारी याद आती है तो उसे चाहिए कि हम लोग भी पैर पर खड़े रहें, जी सर और हम कोशिश भी करते हैं, हम खड़े भी होते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, जी सर हमारे भी पैरों में उतनी ताकत है जितनी आपके पैरों में, बिल्कुल हम उसके बाद भी कोशिश करते हैं खड़े होने की। तो मैं पर्सनली बताऊं तो सिस्टम इतना ओवरवेल्म कर गया है, मैं कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जी इतना ओवरवेल्म हो गया है कि हम अब थकने लगे हैं। ओके इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाता हूँ, मतलब 3-4 बजे सोता हूँ मैं, सुबह जी। 7-8 बजे से फिर मेरा फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। जी रात भर हम लोग पेशेंट्स की रिपोर्टिंग लेते हैं, दिन भर तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, ये है वो है, दिन एडमिनिस्ट्रेशन देगा, जी। फिर रात में पेशेंट का रिव्यू लेते हैं। जी फिर कोविड का एक बहुत टिपिकल नेचर होता है कि इसमें स्पाइक आता है, मतलब पेशेंट जो होता है आपको लग रहा है एकदम स्टेबल है, एकदम से गिरेगा, ओके तो ये टिपिकल नेचर है कोविड का। अच्छा तो इसमें क्या होता है कि कई बार पेशेंट्स एकदम से गिर जाते हैं तो हमें भागना पड़ता है। जी मैं खुद कितनी बार आईसीयू में जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, देखता हूँ पेशेंट से, मैं पर्सनली मिलता हूँ। पेशेंट्स को मेंटल ट्रॉमा ना हो ये हमारा है, हमारे साथ क्या हो रहा है वी डोंट केयर। जी इनफैक्ट मैं, अच्छी बात यह है कि मेरे घर में सभी डॉक्टर्स हैं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरी मदर भी डॉक्टर है, तो वो दोनों समझती हैं मेरी इस प्रॉब्लम को। और जिनके घरों में डॉक्टर्स नहीं हैं जी उनके घर टूट रहे हैं डॉक्टरों के, जी क्योंकि उनके घर में लगता है कि यार ये तो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। अब उनको नहीं पता प्रोफेशनल प्रेशर कितना है हमारे में। जी बिल्कुल हम लोग जब घर जाते हैं तो हमें अपने घर वालों के पास बैठने में डर लगता है। बिल्कुल देखिए इंसान जो होता है ना जी, कभी अपने नहीं डरता, अपनों के लिए डरता है। जी बिल्कुल सही तो कह रहे जब हम घर जाते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगा, कहीं वायरस का मैं कैरियर तो नहीं हूँ। हैं। जी हाँ, एक बात की तारीफ है कि वैक्सीनेशन जो है हेल्थ केयर वर्कर्स का बहुत स्टार्टिंग में हो गया था, हाँ हाँ जिसकी वजह से शायद अब हम लोग खुल के काम कर पा रहे हैं। ओके लेकिन सबके घरों में फैमिली को तो वैक्सीनेशन नहीं मिला ना, बिल्कुल सर बिल्कुल, और खासकर बच्चों को। खासकर बच्चे। जी सर, पिछले साल एक टर्म बहुत यूज़ में आया था, मेंटल हेल्थ सर, क्योंकि जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था लोग घरों में थे तो मेंटल हेल्थ का जिक्र बहुत हो रहा था, बट डॉक्टर्स के लिए ये वर्ड का जिक्र नहीं होता मेंटल हेल्थ। तो इस वक्त आपके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है सर? मैंने अभी आपको बताया मैं 25-30 दिनों से सोया नहीं हूँ। जी आप खुद इमेजिन कर लीजिए, आप 25 दिन आपको सोने को नहीं मिले तो आपके ऊपर क्या असर आएगा। बिल्कुल सर। मेंटल हेल्थ की जहाँ तक बात है, हम लोग इतना टायर्ड हैं मेंटली भी, फिजिकली तो है ही है, मेंटली भी। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये खत्म नहीं हो रही है वेव। हाँ
कहीं से कुछ डाउनफॉल शुरू हो तो हमें भी मोटिवेशन मिले। जी ये डाउनफॉल नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं एस्पेक्ट्स बताता हूँ भाई, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, एक फोन ये चल रहा है, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, इधर पेशेंट चल रहा है, इधर सर ये पेशेंट खराब हो गया, इधर सर बाइपैप की अवेलेबिलिटी चाहिए, इधर सर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए, इधर सर इस पेशेंट को ये हो गया है, सर ये पेशेंट गैस कर गया। जी देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जी कि ना चाहते हुए भी नेग्लिजेंसीज हो जाती हैं। हाँ, नेग्लिजेंसीज इन व्हाट टर्म्स? नेग्लिजेंसीज नॉट इन लाइव्स। ओके नेग्लिजेंसीज का सबसे मेजर चंक जो है वो हमारी फैमिली पे ही जाता है, ओके और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी मेंटल हेल्थ है हमारी, जी वो मैं समझता हूँ कि ये अगर नहीं खत्म हुआ जल्दी जी तो दिस विल बी डिजास्टर फॉर हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी। दिस कैन क्रिएट अ बिल्कुल डिजास्टर फॉर हेल्थ केयर सर, फ्रेटर्निटी। दिख रहा है सर, बिल्कुल जब आप और कह रहे हैं। डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ जो है भाई, ये बात सच है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, जब किसी इंसान के घर में डेथ होती है जी तो उस इंसान को ना सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। जी उसे लगता है कि बस इसे बचा लो, हाँ कुछ भी हो जाए बस इसे बचा लो। वो प्रेशर जो हमारे ऊपर होता है, अब उस इंसान के घर में तो एक आदमी है, जी हमारे पास 50 परिवार हैं बिल्कुल सर, सामने जो खड़े हैं, बिल्कुल। हमारे पास वो 50 आदमी जिनको बचाना है। जी इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, इतना स्ट्रेसफुल जॉब है। और उसके बाद ये पूजा बंसल जैसे जब किस्से हो जाते हैं तो थोड़ा बिल्कुल। बुरा भी लगता है कि यार ये तो बड़ी थैंकलेस जी। जॉब है। बट स्टिल हम लोग ऐसा सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि यार थैंकलेस नहीं है, ऐसा नहीं है। 10% लोग सोसाइटी में सब जगह ऐसे होते हैं, बिल्कुल सर, हर प्रोफेशन में होते हैं, कोई बिल्कुल बात होते नहीं। हैं, बिल्कुल होते 90% लोग मुझे थैंक यू बोल के जाते हैं। जब मेरे यहाँ से पेशेंट हंसता हुआ जाता है ना कि डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, हैं। जी सर वो जो खुशी होती है ना, वो उसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल सर, अग्रीड। सर आखिरी कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं ये आपसे ये पूछूंगा कि अभी सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है सर कि जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उनका थोड़ा सा भरोसा अस्पताल से कम हो रहा है सर। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, कि वो कह रहे हैं नहीं हम घर में इलाज करा लेंगे लेकिन हम अस्पताल नहीं भेजेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए मैं बताता हूँ, इसमें ना साइकोलॉजी बहुत बड़ा मैटर है। ओके पैनिक में इंसान की सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जी क्योंकि उसे डर लगता है। जी कहते हैं ना कि किसी के सामने जब शेर आ जाएगा तो उसे पता नहीं है कि उसको हैंडल कैसे करना है। यस सर, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा शेर हमारे सामने आ गया है, जी बहुत बड़ा शेर आ गया है। अब हो क्या रहा है कि जनता को नहीं पता जी कि उसको हैंडल कैसे करना है। तो लोग क्या करते हैं, लोग एक तो हिंदुस्तान में ना एक वो बहुत बड़ी टेंडेंसी सेल्फ मेडिकेशन। हम्म, ये सेल्फ मेडिकेशन जो है व्हाट्सएप पे पर्चे घूमने लगे हैं। जी ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, इससे भी पेशेंट्स बहुत खराब हो रहे हैं। अब मैं आपको Okay. बताता हूँ कि पेशेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि हॉस्पिटल नहीं जाना है। पीछे आपने किससे सुने होंगे, दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जी। सप्लाई की वजह से डेथ्स हो गई। जी बेसिकली पेशेंट्स को ना एडमिनिस्ट्रेशन पे और हॉस्पिटल पे लग रहा है कि रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जो है ना, जी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जी जबकि ऐसा नहीं है। देखिए एक दो इंसिडेंसेस जरूर मैं कहूँगा, और मैं दुखी भी हूँ कि नहीं होने चाहिए थे, जी लेकिन हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो हैं हॉस्पिटल की तरफ जाना छोड़ दें जी और अपना इलाज कराना छोड़ दें। जी हम लोग खुद इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं कि हम खुद कोशिश करते हैं कि स्टेबल पेशेंट जो है वो घर पे ही ठीक हो जाए, ओके उसको ना जरूरत पड़े हॉस्पिटल में। जी। क्योंकि हमारे पास खुद इतना ज़्यादा प्रेशर है जी कि हम लोग चाहते हैं कि जो पेशेंट डेथ बेड पे लेटा है, हम पहले उसको बचाने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, हमने बचाए भी हैं ऐसे फेयर पेशेंट। इनफ, यस और जो पेशेंट है जिसका सैचुरेशन 95+ चल रहा है, कोविड पॉजिटिव है और वो पैनिक कर रहा है, तो हम खुद कहेंगे कि तुम घर पे ही रहो, जी अभी जरूरत नहीं है, तुम ये दवाई शुरू करो। हम्म, और हम लोग टेली कंसल्टिंग करते हैं, फेबिफ्लू वगैरह जो भी है, हम लोग टेली कंसल्टिंग के थ्रू उसको बताएंगे। हम जी। बताएंगे आप सीटी स्कैन की अगर जरूरत है तो हम बताएंगे आप कराइए, जी नहीं तो आप एक्सरे में भी हम लोग डायग्नोसिस बना लेते हैं। तो सारी चीज़ हम लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। तो पेशेंट्स जो है वो बेसिकली ये पैनिक मुझे लगता है धीरे धीरे कम हो रहा है, जी जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे पैनिक कम हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। जी जहां तक मैं कहूंगा कि ओवर अवेयरनेस भी बढ़ रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन है, अरे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जिसके घर में अच्छा, जिसके घर में कुछ नहीं हुआ वो तो ये कहेगा कि साहब कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं है, खांसी जुकाम की तरह दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। जी सर, जिसके घर में एक भी डेथ हो जाती है, जी सर, उसके घर में किसी दूसरे मेंबर को जरा सा भी पॉजिटिव आता है, वो घबरा जाता है, जी सर, बिल्कुल, वो भागता है हॉस्पिटल की तरफ। यस सर, तो ये दोनों ही चीजें बहुत गलत है। जी सर, हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। और मैं पेशेंट से सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा जी सर, कि आप लोग ट्रस्ट रखें सिस्टम पे। बिल्कुल, चीज़ों में समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत आउट ऑफ हैंड है, ऐसा नहीं है। जी हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं,
हम लोग इस सिस्टम को, इस चीज़ों को सबको दुरुस्त करेंगे, जी इसको ठीक करेंगे। हमें थोड़ा समय चाहिए। जी मैं इस बात को मानता हूँ कि ये बीमारी जो है किसी को समय नहीं देती है, जी तो कोलेटरल डैमेज तो होगा, मैं मना नहीं करूँगा इस बात का, लेकिन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, जी ये अपनी पूरी जान लगा के लगे हुए हैं ओके। और समय रहते हम लोग इस चीज़ को संभाल लेंगे। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जो पेंडेमिक अभी चल रहा है, लोग परेशान हैं, घरों में न्यूज़ देख रहे हैं तो परेशान हो जा रहे हैं, कुछ अस्पताल की कहानियां सुन रहे हैं तो परेशान हो जा रहे हैं। ऐसे में बीइंग अ डॉक्टर सर, बीइंग अ डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? कैसे रहें वो घर पे, क्या कुछ करें, कैसे सिस्टम पे भरोसा रखें, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यस सर। जितनी गाइडलाइंस WHO ने दी है जी सर। या जितनी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू करी है, जी सर। उन गाइडलाइंस का अगर सख्ती से पालन होगा, सख्ती इन द सेंस, हमें क्यों ज़रूरत है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन करे? जी कितने कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फर्स्ट वेव में लॉकडाउन हुआ, सेकंड वेव के बाद कंट्रीज़ ने मार्केट्स खोल दिया और सेकंड वेव, थर्ड वेव आके निकल गई, पता भी नहीं चला। यस सर। सिर्फ इस वजह से कि वहाँ लोगों में सिविक सेंस है। बिल्कुल। हमें बेसिकली अपनी सिविक सेंस को डेवलप करना है। ओके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हमें पहले प्रिवेंशन की तरफ जाना है। ओके। अगर भगवान ना करे प्रिवेंशन नहीं हो पाई, किसी के साथ भी हो सकता है, तो फिर हमें एक प्रॉपर क्योर की तरफ जाना है, उसकी एक प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जाना है। आप हेल्थ सिस्टम्स पे ट्रस्ट करें, जी एडमिनिस्ट्रेशन पे ट्रस्ट करें, जी अपने आप को ठीक रखें। जी पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल्स में आएंगे तो उनका ज़रूर इलाज होगा और वो ठीक होकर भी जा रहे हैं। जी डेथ रेशियो है, मैं मना नहीं करूंगा, अगर ये डेथ रेशियो ना होता तो ये महामारी कहलाती नहीं, जी सर। बिल्कुल। फिर तो बीमारी कहलाती, जी। महामारी क्यों कहलाती? तो डरे ना, पैनिक ना करें, जी प्रिवेंशन पे फोकस रखें, जी गैदरिंग्स को अवॉइड करें। जी और आज भी मैं बताऊंगा, जितना मर्जी आप इलाज कर लीजिए, लेकिन डबल मास्क से बेटर प्रिवेंशन नहीं। जी। और इस तरह के अफवाह न फैलाएं जो बंसल जी ने। सबसे बड़ी बात ये तो खैर ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जी। लोगों को जस्टिफाई करना कि भाई हम गलत नहीं हैं। जी देखिए, मैं बताता हूँ, हमारा प्रोफेशन जो है ना सर, बहुत सेंसिटिव प्रोफेशन है। जी बिल्कुल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उससे जब गलती होती है ना तो बैलेंस शीट खराब हो जाती है। एक जी। वकील से गलती होती है, आप एक केस हार जाते हैं। जी सर। लेकिन सर जब एक डॉक्टर से गलती होती है तो एक जान चली जाती है। जी सर। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डॉक्टर फ्रेटर्निटी समझती है। जी सर। इसीलिए हम समझते हैं इस सेंसिटिवनेस को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लेते हैं। जी सर। बस कभी कभार बुरा ये लगता है कि जो इस तरीके के जो नेता लोग होते हैं, जब इस तरीके से बातें उठती हैं हम लोगों के जी। खिलाफ, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम सोते नहीं हैं, अपने घर परिवार को हम लोग छोड़ के हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, और जब इस तरीके की बातें होती है सर तो दुख होता है। जी सर। हमें लगता है तो थैंकलेस जॉब है यार। लेकिन सर एक बात मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एक मोटिवेशन भी होता है। जी सर। एक आदमी अगर हमको झूठा ही सही, सच्चाई सही, भरा बुरा कहता भी है, जी सर। तो सर 10 आदमी ना हमको थैंक यू बोल के भी जाते हैं। तो सर वो जो 10 थैंक यू होते हैं ना, जी उनकी वैल्यू मेरी नज़रों में एक पूजा बंसल से कई गुना ज़्यादा है। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो देखा आपने, आपके तमाम सवालों के जवाब मिले। जो केसेस, जो एलिगेशंस लग रहे थे, जो कि फेक फेसबुक पोस्ट से, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में ये जो डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है, वो सच में कभी कभी ऐसा लगता है थैंकलेस जॉब होता है। बिकॉज आपने सुना 25 दिन से कोई इंसान सोए ना, उसके बाद दिन भर दौड़ता रहे, पेशेंट के पीछे भागता रहे, उसके बाद ऐसे फेसबुक पोस्ट से किसी इंसान की इज्जत जाए, किसी इंसान पे लोग ट्रस्ट करना बंद कर दें। लास्ट ईयर जब कोविड का वेव आया था तो हमने डॉक्टर्स को भगवान बनाया था, तो इस वक्त हम उन पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? उनका सबसे बड़ा जवाब ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि पूजा बंसल जैसे पोस्ट होते हैं, जो कि अफवाह फैलाने लगते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, इन पर भरोसा करें और अस्पताल आएँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अस्पताल आएँ। अगर आपको लगता है कि आप घर पे ठीक हो सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप घर पे ठीक हो सकते हैं तो घर पे ठीक रहें, लेकिन अफवाहों से दूर रहें। इस वक्त ज़्यादा बेहतर यही होगा। आपके तमाम सवालों के जवाब मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी अब नहीं है। खासकर अगर मैं इस अस्पताल की बात करूं, क्योंकि इस अस्पताल में अभी मैंने हर जगह घूमा, देखा, समझने की कोशिश की। जो पोस्ट में आ रही थी, जो अखबारों में खबरें आई, वो सारी बेबुनियाद हैं।
ठीकरा आपको किसी ना किसी के ऊपर फोड़ना पड़ता है तो आप डॉक्टर्स के ऊपर फोड़ देते हो, आप अस्पताल के ऊपर फोड़ देते हो, जो कि बहुत गलत है, बहुत सेंसिटिव जॉब है। और मुझे एक बात डॉक्टर साहब की बहुत कमाल की लगी कि जब एक वकील केस हारता है, जब वकील हारता है तो केस हार जाता है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई गलती होती है तो बैलेंस शीट बिगड़ जाती है, मगर जब एक डॉक्टर से गड़बड़ी होती है तो एक जान चली जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इनके साथ कॉर्पोरेट करें, भरोसा रखें, और सबसे बड़ी बात एक बार फिर से मैं यही दोहराऊंगा कि तमाम अफवाहों से दूर रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए प्रत्यक्ष भारत के साथ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।